जी आप ये देखिए ना कि आज मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मैं बैठ के बोलता नहीं है, क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न मोमेंट बोलते हैं उसको। वो क्या है, कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को क्रिटिसाइज कर रही है, उन्होंने बीजेपी से मिले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इनकी वजह से हम सरकार नहीं बना सके। ममता बनर्जी आपके गोवा को जा रहे थे तो कांग्रेस से बोल रही कि डीलिंग कर ली है। ममता बनर्जी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पे दम ही नहीं है। वो दिल्ली की पार्टी गोवा जा रही, पंजाब जा रही तो कांग्रेस उनको बोल रही। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये तुम में से कितनों ने डीलिंग कर ली? वो मुंबई के जमान में क्या बोलते उसको, वो क्या कितनों ने कर ली मानो, बताओ मानो। हम बिहार में लड़े, आप क्यों गए? बंगाल में हम नहीं जीते, आप क्यों गए? अब उत्तर प्रदेश में जा रहे तो अरे भाई तुम आपस में तुम एक दूसरे को गाली दे रहे। तो ये इनको एक्सपोज करता कि बस आप हमारे टेरिटरी में नहीं आते। ये देखिए फ्यूडल लैंडलॉर्ड है, फ्यूडल लैंडलॉर्ड है। तुम कैसा है, गया फ्यूडलिज्म का जमाना चला गया, कोई नहीं रुकने वाला सर। इसी से इसलिए आता है, इसलिए लोग झूठा इल्जाम लगाते हैं क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या आपकी समाजवादी पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि भारत के मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बने या पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। वो सब समाज की लीडरशिप चाहते हैं, मगर अगर किसी एक समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं चाहते तो मुसलमान का। ये हकीकत है। सबको बोलेंगे हाँ ये आपका नेता है, ये बरादरी का, ये जात का, ये कास्ट का, इसका लीडर है। मगर जब मुसलमानों की बात आती है, हम आपको बोलते हैं कि भाई साहब आपका काम ये है कि जनसभा से पहले आप चद्दर बिछाना, कुर्सियां बिछाना, और जब हम आएंगे नारे लगाना, कूद कूद के नारे लगाना, और जब हम डाइस पे आ जाएंगे तो एक फूल का माला पिलाना। हम तुम्हारे साथ एक गले में ठहर के फोटो ले लेंगे, उसके बाद तुम घर को जाके सो जाना। हम ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे, अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। अगर भारत में हर कम्युनिटी, हर कास्ट को अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार है तो भारत के बिगेस्ट माइनॉरिटी का ये हक पहुंचता, बल्कि उनको बनाना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप। सवाल असउद्दीन का नहीं है, सवाल देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी का है कि आप उनको कैसे बैकवर्ड रख रहे हैं, हर एतबार से बैकवर्ड रख रहे हैं और उनसे इंसाफ नहीं कर रहे। और भारत की जो जमहूरियत है उसकी तल्ख हकीकत ये है, रियलिटी है कि जिस समाज और कास्ट के पास उसकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी आवाज को सुना जाता है। तो ये एक जर्निंग है, ये डेवलपमेंट है भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी में, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये सब चीजों का आगे जो हम बढ़ रहे हैं। अलायंस टूट गया था, उसके बाद आपने ऐसी कोई पार्टी है जो, देखिए वंचित से हम नहीं अलायंस तोड़े, हमारी तरफ से हम नहीं तोड़े। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, और आज भी मेरे दिल में और कल भी इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा, प्रकाश अम्बेडकर साहब के ताल्लुक से मेरे दिल में हमेशा हमदर्दी रहेगी। मगर वो अलायंस हम नहीं तोड़े, हम तो अलायंस को कंटिन्यू करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन ऐसा नहीं। अगर फिर से उनका हाथ आपकी तरफ आता है तो आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं, कुछ होता है तो जरूर आपको बताएंगे। दूसरा सवाल ये है कि कॉर्पोरेशन के सामने एक दिनों में होने वाले हैं, हेमंत के सारे कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़ने वाली है, मुंबई का भी इलेक्शन है, वही बात जनरल साहब ने आप तमाम को बताई है। यकीनन एमआईएम पार्टी उन इलेक्शन में हिस्सा लेगी और पूरी तैयारी के साथ हम उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि जनता अपनी दुआओं से, अपने वोट से हमको कामयाब करेगी। सर माइनॉरिटी के लिए मुल्क में अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, जैसे आसाम और
नहीं, देखिए तिरुपुरा में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी और उनके सपोर्ट से वो तमाम गुंडे लोग मस्जिदों को टारगेट किए, मस्जिदों को नुकसान भी पहुंचाए, मस्जिदों को जलाए भी। ये तिरुपुरा की बीजेपी गवर्नमेंट की खुली उनका कन्नेवंश है, उनकी नाकामी है और वो ओपनली उनको इजाजत दी है कि इस तरह का जुलूस निकालो और जाकर ये तमाम वैंडलिज्म करो। आसाम में बीजेपी की सरकार है, वहां पर तो आप देखें कि आदमी जो जिसको पुलिस ने गोली मार दी उसकी लाश के ऊपर एक फोटोग्राफर जो गवर्नमेंट का उसको कूद रहा है। आप ये भी देख लिए कि उत्तर प्रदेश में एक गुप्ता साहब है जिनको गोरखपुर की पुलिस ने पुलिस कस्टडी में उनके डॉक्टर से डेथ हो गई। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और समाजवादी के अखिलेश यादव उस पीड़ित परिवार घर चले गए। हम भी कंटेम किए गुप्ता साहब के डेथ, गवर्नमेंट से 50 लाख दिए और समाजवादी से 21 लाख का चेक किया। वही उन्नाव में एक फैसल नाम का बच्चा तरकारी बेचने वाला 19 साल का भी नहीं है बच्चा, उसको पुलिस कस्टडी में मार गया। आज तक कोई नहीं जाता पूछने उसको, कोई पूछता नहीं जाके उसको। ये सेलेक्टिव सिंपैथी जो है ना, ये बताता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से कितनी हमदर्दी के दिल में है और दिमाग में। ये तो हो रहा है। अरे उनका जो हम क्या करें, हमारे मुफ्ती साहब हमारे बिगेस्ट स्टार है, फारूक शाह सुपरस्टार है, इम्तियाज जलील मेगा स्टार है। ये हमको क्या लेके आ रहे हैं सर? बांग्लादेश में भी उससे क्या कर जिस तरह से सेंट्रल की टीमें महाराष्ट्र में कारकर्दगी कर रही है, जैसा अरे मेरी एक बात सुनिए, ख्वाजा यूनुस की लाश अब तक नहीं मिली। कौन रोएगा ख्वाजा यूनुस के लिए? जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा है, उसकी बेल की हियरिंग भी होती है और बेल भी हो जाती है। एक सिद्दीक कप्पन है, आपकी फ्रेटर्निटी के जर्नलिस्ट है, हाथरस में एक रेप हुआ था दलित बच्ची का, उसको कवर करने गया, अब तक जेल में है, कोई पूछने वाला नहीं है। हद तो यह है कि सिद्दीक के साथ एक टैक्सी ड्राइवर था, उसको क्या मालूम भाई, चलिए सिद्दीक के ऊपर टैक्सी ड्राइवर है, पेट कमाने के लिए ले गया, वो जेल में है, उसके बारे में कोई पूछता नहीं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में एक आदमी को निकला इनोसेंट प्रिजनर्स किताब लिखा, पढ़िया, क्या क्या नहीं किया गया, उसके नाखून खींचे गए, उसके ऊपर गंदगी डाली गई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात नहीं करने वाला इसमें। आज महाराष्ट्र के जेलों में दलित और मुसलमान हाईएस्ट आदिवासी अंडर ट्रायल्स है, कौन पूछेगा इनको, कौन निकालेगा इन लोगों को? इनका कसूर दो है, एक तो एक दलित है, आदिवासी मुसलमान है, दूसरा गरीब है, पैसा नहीं है उनके पास। पूरा उसी पर ये अरे फिर इनके बारे में कौन बोलेगा? क्या ये हमारा सिस्टम, हमारा सरकार क्या खाली पैसे वालों के लिए जस्टिस फॉर रिच ओनली हो चलेगा, या फिर जस्टिस फॉर द पुअर भी होगा, बेल फॉर द पुअर भी होगा, नहीं होगा? इस तो बात नहीं हो रही। और वो लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जा रही, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर। इसीलिए मैं इस मसले बात ही नहीं करना चाह रहा, मेरे को मतलब ही नहीं है इन लोगों से, दौलतमंदों से क्या करने का। मौलाना करीम साहब, मौलाना करीम साहब दिया जा रहा है कि जो ऑफिसर बोल रहे एनपीआर एनआरसी नहीं करना, तुम समझ में हमारा इन लोगों के, हम पहले बोले थे पार्लियामेंट में, कागज किसके लिए भी नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे एनपीआर एनआरसी मत करो। देखिए ना, अगर कोई एनपीआर एनआरसी होगा, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, निकाहनामा, तो निकाहनामा भी निकाल, इसीलिए हम बोले एनपीआर एनआरसी नहीं करना इस देश में। अब उन्होंने क्या करे नहीं करे, मेरे को क्या मतलब है? आपको मालूम एक बच्चा समीर भी है जो जेल में है अभी तक, उसकी मां को जाके क्या बोलेंगे, कि क्या जवाब देंगे? बोलो आप को क्या होगा उन लोगों का? जो मालेगांव में मुफ्ती साहब से पूछे, जो बच्चे जो मालेगांव में 5 साल जेल में थे, उन्होंने मीडिया का नाम अगर आप बोले तो उनको
ऐसा उनके रोंगटे खड़े हो जाते क्या होने वाला है, इतना डर उनको पैदा हो गया। कोई कुछ नहीं वाला की, मगर दौलत की कि दौलत से ही आपको इंसाफ मिलेगा क्या? वो जो गरीब जिसके पास कुछ नहीं है क्या करेगा बताओ मुझे आप? हमको क्या करना है चीजों से? मैं पर्सनली मैं आपको, मेरे को मतलब नहीं है चीजों से। ये कौन लोग है, क्या करेंगे? क्या पोलिंग के दिन निकल के लोग सब निकलते क्या? जो गरीब पिटता है रोड पर, धूप में, सर्दी में, बारिश में, उसका क्या होगा? हिरासत में लिया जाता है। देखिए आप ये सवाल कर रहे हैं, जो कांग्रेस में बैठे हुए बड़े लोग हैं उनसे पूछना कि भाई ये मौलाना के बारे में आपकी राय क्या है? कोई नहीं बोलेंगे, हम ही बोलते हैं। वोट भी तो आपको ना, तो फिर बोलो ना मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में। कोई नहीं बोलता उनके बारे में, क्यों नहीं बोलते भैया? क्यों डरते आप बोलने के लिए? मुसलमानों का वोट होना, पर मुसलमानों पर जो जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो उस पर आप लपकशाई नहीं करेंगे, जबान नहीं हिलाएंगे, कोई अल्फाज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर तो महाराष्ट्र में तो जो ड्रामा हुआ सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस एनसीपी, और कांग्रेस तो 15 साल हुकूमत करके नंबर 3 की पार्टी हो गई माशाल्लाह। नजरे बद से बचे अल्लाह, 1 से 3 पे आ गए, 15 साल हुकूमत किया, 3 नंबर पे आ गए। फिर भी हमको गाली देते, वो बोलते ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, गिरे तो गिरे मेरी टांग ऊपर, बोलते हो गिरो और गिरेंगे इंशाल्लाह। मोदी पे पूछ लो ना, आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है क्या? हाँ, तो आपको तकलीफ होगी। इतना मुंबई में कितना 113 रुपए लीटर, 115 मगर उसके बावजूद भी मोदी को वोट देंगे। 8 क्वार्टर से इकोनॉमी डाउन है, मगर क्या हो रहा है बताइए आप? हर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने से हर कमोडिटी पे इंक्रीज हो चुका है। मैं तो देश के महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहनों, मेरे माताओं, अब आपको बताना पड़ेगा मोदी जी को कि कितना घर में सेविंग्स खत्म हो चुकी है। और ये बिल्कुल, ये तो अरे खुली छूट देती है, जो चाहे मैंने पेट्रोल बढ़ते रहेगा, उससे हर कमोडिटी पर, एसेंशियल कमोडिटीज पर, उसका प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे लोगों की इनकम जो कम हो चुकी है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत मुश्किल में लोग। फिर भी लोग क्यों नहीं बोल रहे? हम तो बोल रहे हैं सेंटर के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे लोग? क्या हम तो वही तो आपको यही बोलना चाह रहे हैं, वही तो बताना चाह रहे हैं आपको कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, बीजेपी अगर पूरे देश में जीत रही है, तो मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस, एनसीपी, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की वजह से बीजेपी जीत रही। ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये दोनों पार्टियां जाते गोवा को, कोई तूफान नहीं उठता। अगर मैं अनाउंस कर दूं कि नेक्स्ट वीक मैं और मुफ्ती साहब एक मस्जिद में जाके खाली गोवा में नमाज पढ़ के आएंगे, खाली नमाज पढ़ के आएंगे, देखो आप शाम से शुरू हो जाता, वोट काटने जा रहे हैं, डील हो गई, सुलह हो गया, ये हो गया। मगर ये लोग जा रहे तो दूध के धुले हुए ना। देखिए, ये हमारी डेमोक्रेसी का ये इनका रियल फेस है लोग कि कभी मुसलमान अगर बोलेगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप क्यों लड़ते, आप कैसा जाते? मगर वो लड़ रहे, एक दूसरे को उंगली भी उठा रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे, मगर वो सिवियरिटी नहीं है। मगर चाहे एमआईएम का नाम आ जाएगा, देखो वो कर लिए, ये कर लिए। अरे शिवसेना, हम एनसीपी से पूछना चाह रहे, कांग्रेस से, शिवसेना सेकुलर है या नहीं ये बताओ, तो बोलेंगे नहीं बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकना है तो दोनों में फर्क नहीं है। अगर कल 24 में शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ लिया इलेक्शन, तो क्या करेंगे? ये मेरे स्टेटमेंट को याद रखना आज के दिन। क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे जनता को?
और आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर फखर से बोलता है कि हाँ हमारे शिवसैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। तो ये लोग क्या मुंह में लड्डू बिठा के बैठे थे एनसीपी कांग्रेस वाले? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था पार्लियामेंट में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज आप सरकार में बैठे आप एक लफ्ज नहीं बोलते आप? क्यों? सत्ता होना, ताकत होना, मिनिस्टरों का सवाल है। ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग? इसका दौड़ सारी हमारे पीछे सही बता रहा हूं आपको, आज नहीं कल ये हकीकत सामने आएंगे। सर जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में, उस पर आपका क्या कहना है? एग्जाम्पल दो आप। जैसे एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस को LIC कर दिया, फिर कई सारी देखिए जहां तक LIC की बात है, मैं हम लोग पार्लियामेंट में अपोज करेंगे, कंप्लीट अपोज करेंगे। ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मुल्क के सारे ही आसार गिरवी रखी जा रहे हैं, देखो पे देखिए जैसे ताजमहल है, लाल किला है और दूसरे तारीखी इमारत। कश्मीर के हाँ, उसके बारे में क्या अभी सुना कि उसमें 100 किलो कम हो गए। सर देश में किसानों का मुद्दा बहुत आगे बढ़ रहा है, उसका क्या कहना है आपका? नहीं, जो मोदी सरकार ने किसान का जो कानून, तीनों कानून बनाए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई राइट ही नहीं है एग्रीकल्चर पर लॉ बनाने का। वो स्टेट सब्जेक्ट में आता, स्टेट लिस्ट में आता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए और वो किसानों के हित में भी नहीं है, किसानों के मफाद में नहीं है, काश्तकारों के मफाद में नहीं है। और वो कानून को जाना चाहिए, वो कानून खत्म होना चाहिए। इससे किसान का फायदा नुकसान होगा। पूरे आप बड़े बड़े तो अरबपतियों को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टेट है देश में, वो अभी केंद्र को आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक ने भी बोला है, तेलंगाना से भी, बंगाल से भी बात हो चुकी है कि स्टेट के काम में केंद्र अपनी दखलंदाजी कर रहे हैं। आपका क्या इसमें निरीक्षण है? क्या नहीं, मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता कि आप तो अभी क्रिटिसाइज कर रहे ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इन लोगों के जो अपने उंगली को काट के मोदी को दे दी, हाथ को नहीं काटे। UAPA का लॉ लेके आए, उसमें आपने क्यों सपोर्ट किया मोदी को और बीजेपी को? कांग्रेस ने, एनसीपी ने क्यों सपोर्ट किया? जब आपको ये नहीं मालूम था ये करेंगे। माने दिल्ली में बैठकर एक इंस्पेक्टर वो बोल देगा कि औरंगाबाद का एक्स आदमी टेररिस्ट है, बस खत्म, टेररिस्ट हो गया, विदाउट इवन कोर्ट कन्विक्शन। आपने सपोर्ट क्या नहीं किया? बताओ आप। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी सब चीजें आपने क्यों सपोर्ट किया भाई? आप ही तो कर रहे हैं ना। आर्टिकल 370 का रेवोकेशन सब बाजा बजाए, बट हम बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो वो पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। बिगेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लॉकडाउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई अख्तियार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट में। वहां दिल्ली से बैठ के मोदी जी बोले लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे थाली बजा दी, यस सर लगा लॉकडाउन। आप तय करना था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन कब लगेगा। उन्होंने डिक्टेट करे वहां से नेशनल डिजास्टर एक्ट में। क्या नेशनल डिजास्टर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है क्या? आप क्यों दिए उनको अख्तियार? आप क्यों सुने उनकी बात? वैसे सब स्टेट्स किए। आप मोदी की बात मानते जा रहे, मोदी बोला ठीक है चलो मित्रों हम साथ चलते हैं। आप दे रहे ना उनको राइट। पूरा लॉकडाउन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे तय करती? दिल्ली में बैठ के ऑफिसर कैसे तय करें कि मुंबई में लॉकडाउन कब होगा, हैदराबाद में कब होगा, लखनऊ में कब होगा? उसको क्या मालूम मुंबई में, हैदराबाद, लखनऊ में क्या है? वो उसको क्या मालूम कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैसा लॉकडाउन करेंगे? उसको क्या मालूम मराठवाड़ा में कब करेंगे? आपने कर दिया, आपने इजाजत दी उनको।
आप भी तो दे रहे ना मौका उनको। एक साथ कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस स्टेट में बैठे हैं, तो ये सब उथल पुथल हो रहा है। तो एमआईएम क्या सोच रहा है? लास्ट टाइम वंचित बहुजन के साथ में थोड़ा सा आपका ये हो गया, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन आप क्या करने वाले हैं? अरे कुछ भी बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है हमारे, किसी के साथ जाएगी अरे हमारे? बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है भाई। जब 24 के पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, क्या गारंटी कि शिवसेना बीजेपी साथ नहीं चले? तो उत्तर प्रदेश में तो उनके कदम पे एमआईएम बाद में कदम डालेगी। हाँ नहीं, हमारा रास्ता एक से सीधा है, जिसको उर्दू वाला बोलते सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, स्ट्रेट पाथ। वो ये लोगों का कैसा है, ये कभी नाली में गिर जाते हैं, कभी खड्डे में गिरते हैं, कभी ये पानी में, कभी पूरे पानी में, निकल के फिर साफ पानी में आ जाते हैं। इनका प्रॉब्लम यही है। हम तो, हमारे लिए पूरी एवेन्यूज ओपन है, और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे हम बताएंगे आपको। तो प्रकाश आंबेडकर ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ की थी, उसका एमआईएम का बिल्कुल हो सकता, नहीं हो सकता बोल के मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर वो अलायंस एमआईएम की वजह से नहीं खत्म हुआ। हम तो आज भी और कल भी प्रकाश आंबेडकर साहब की इज्जत करते रहेंगे, मतलब अलायंस हमारी वजह से खत्म नहीं हुआ। जो पूरे स्टेट के कार्यकर्ता है, तो उनकी भी बात सुनी गई है, तो क्या बोल रहे हैं आपके कार्यकर्ता? हमारे स्टेट के पूरे मेंबर्स, पार्टी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब लोग अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, और हमको बताए कि एमआईएम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में हम उनसे बात करें, और बहुत सी चीजों के बारे में बात करें, कैसा कैंपेन हम करेंगे, क्या करेंगे, तो अच्छा है। उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। तो पूरी सीट महाराष्ट्र में लड़े जाएंगे या कुछ नहीं? हाँ लड़ेंगे, लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर ने तुमच्यावर आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि वंचित के लोग एमआईएम को वोट नहीं करता, इसलिए वंचित की सीटें चुनकर नहीं आती, तो इसलिए वंचित का एमआईएम के साथ होना ये उनके लिए फायदेमंद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बेडकर साहब को, प्रकाश अम्बेडकर साहब को थोड़ा गलत फहमी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर ये ऐसा बात कर रहे हैं तो उनकी राय है, जो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम महाराष्ट्र का जायजा लिया, कहीं पार्टी के अंदरूनी मामला ऐसे चल रहे हैं जहां पर एक दूसरे पे आरोप हो रहे हैं, कुछ नाराजगियां है, आप तक आई है क्या, या फिर क्या कैसा वो करेंगे? क्योंकि हाल ही में एक प्रोग्राम सीधा बोला जाए तो औरंगाबाद में ऐसी कुछ दो पार्टियां पैरेलल काम कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अंडर वन पार्टी लीडरशिप काम कर रहे हैं और काम करेंगे, और जिसको जो बात करना था हम बात कर लिए। ये हमारे घर की बात है। हाँ नहीं, सही, ये बात बाहर आ गई, मगर अब बात बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही और एक बात और आपने इनको कहा था ये बिल्कुल मिलाव जुलाव है, बात है और रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला जो और अच्छे तरीके से मिलकर काम करेंगे, तो कोई बात नहीं। तो बात से ये बात आई, मैं इनकार नहीं कर उत्तर प्रदेश में एमआईएम की जड़ें, सियासी पार्टी की जड़ें मजबूत करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जड़ों को फैलाना बोलते हैं, तो जड़ों को फैला रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा आएगा। दिल्ली में आपसे इतने दिल्ली के कुछ ग्रुप्स ने आपके घर पर हमला किया, और दिल्ली में आप जा रहे हैं, इसीलिए ये खौफ उनके दिलों में है, या फिर क्या मामला है? नहीं, मेरे घर पे पहली मर्तबा हमला नहीं हुआ, ये चौथी मर्तबा हुआ हमला, 4th टाइम हुआ हमला है। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि मेरे घर के इमीडिएट नेबर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशनर, और मेरे घर के सामने जो दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है, यानी उनके कैमरे, पूरे कैमरे मेरे घर पे रहते माशाल्लाह से, सामने से पीछे से, फिर भी हमला होता है। और हमला करने वाले लाइव टेलीकास्ट करते, तो पुलिस को आने में जरा थोड़ी देर हो जाती है, ओनली 35 मिनट्स लगे उनको, सामने से आगे चल के आए तो 5 मिनट में आ सकते थे, मगर गाड़ी में आए तो शायद ट्रैफिक में फंस गए थे, इस तरह से 35 मिनट लगे हुए। कोई बात नहीं, 35 मिनट लगे, तो ट्रैफिक में फंस गए होंगे, वीआईपी कॉन्वॉय जा रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ।
सामने करवाया आता ही है। इस बार कुछ जीआरबी जो है वो औरंगाबाद के बजाय संभाजीनगर का कोई इम्तियाज साहब उस पर अच्छा बोलेंगे, ये साहब महाराष्ट्र में कुछ एमआईएम के कार्यकर्ताओं को गुने दाखिल हो रहे हैं, उसको बड़ी बात क्या है? के खिलाफ जो हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके साथ ठहरेंगे, उनके परिवार के साथ ठहरेंगे। अगर ये हो रहा है, हम जब सही कह रहे हैं उसका कंडेम करते और पूरी लीगल सपोर्ट हम उनको देंगे। और इस तरह के हरकतों से एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हो या जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि हौसले बुलंद होंगे। और ये एक बात को बताता है कि यहाँ की सरकार डर रही है, बुखलाहट का शिकार है एमआईएम के पॉपुलैरिटी और उनके जमीन पर काम करने की वजह से। सर, जैसा पिछले 5 सालों से होगा भी जैसा बात करके अकबर साहब से होगा। ओसी साहब 2019 में मोदी साहब की एक वेव थी, उनको सक्सेस मिला। अभी कुछ सर्वे बोल रहे कि मोदी की पॉपुलैरिटी जो है थोड़ी सी कम होती जा रही है। आप मतलब नेशनल का पॉलिटिक्स करते तो वहां से कैसा देखते हैं आप 2024 नहीं, मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के ना तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। और अभी 2024 को टाइम है, मगर देश की जो जनता है उनको ये देखना है 8 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। और कहीं पर भी आप चले जाइए, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो सही नहीं। तो ये सब चीजें जो है ये और किसानों का मसला बर्निंग मसला है। 24 में क्या होगा, कैसे होगा, मगर ये इश्यूज तो है पब्लिक के जरिए। इसका इम्पैक्ट रहेगा, होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए क्या होगा। जलील साहब खासदार होने के बाद आप औरंगाबाद में आए हैं, इसको लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं आ सका, वरना पहले आता था। एक लॉकडाउन 2 लॉकडाउन बीच में आया था, मुझे यानी कि पहली मतलब आया। काफी डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं और जितना वो करना है कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो एफपीलैट फंड्स कोविड की वजह से अब नेक्स्ट ईयर मार्च में छोड़ना शुरू हो गए, मगर उसके बावजूद भी वो बराबर आप देखिए कि स्टेडियम का काम शुरू होने वाला है और नेहरू युवा केंद्र की नेहरू भवन की नई बिल्डिंग बनने वाली है। और गडकरी साहब से जाके मिले लंबा फ्लाईओवर के लिए जालना रोड पे। चौथा वो खुद PIL डाले कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स के जो स्केर्सिटी है। और मैं समझता हूँ कि एज एन MP माशाल्लाह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। 2 वर्षों से औरंगाबाद के इलेक्टोरेट जिस चीज को देखना चाह रहे थे कि डेवलपमेंट हो, काम हो, कोई MP जो है काम करे, वो उनको आज देखने को मिल रहा है। सर, मोदी के दौरे हुकूमत में चाइना ने ये कानून पास कर दिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर और चाइना ने, और उसके ऊपर मैं अब आप मेरे को ये बताइए कि हमारे डेप्सांग, डेमचौक, पोखरा में जो लद्दाख में है, चीन की फौज बैठी हुई है। ये कैसा नेशनलिज्म है RSS का, बीजेपी का, कि भारत की सरजमीन पर चीन बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं करते। और चीन ने जो अपना बाउंड्री लॉ बनाया है, मेरा सवाल मोदी गवर्नमेंट से ये है कि हमारी सरकार जो है AIB बैंक है, इसको चाइनीज कंट्रोल करती है, उनसे कर्जा लेके वैक्सीन खरीद रहे आप। वो बैंक को चाइनीज कंट्रोल लेते, उनसे आप लेके वो कर रहे हैं। अच्छा, चाइना से ट्रेड हमारा ऑल टाइम हाई है, 100 बिलियन हो गया माशाल्लाह से। ये देखो, आप कुछ बोलेंगे तो नहीं, हम ऐप बैन कर देंगे। चाइना और भूटान हमारा करीबी दोस्त, वो चाइना से
बाउंड्री टॉक्स का फ्रेमवर्क बना लिया और हमारे नेबर्स का रिलेशन चाइना से अच्छा हो गया। चाइना आज भी लद्दाख में बैठा हुआ है, 18 महीने हो गए चाइना लद्दाख में बैठकर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से हमेशा डिमांड कर रहा हूँ कि आप जो है ग्रुप ऑफ एमपीज को लद्दाख लेके जाइए, हमारे को दिखाइए ना क्या है लद्दाख में, चीन बैठा है नहीं बैठा है। 18 महीने से मोदी जी खुद बोले थे, आपको याद होगा ना, गुस्सा है ना कोई गुस्सा हुआ है, तो फिर आज आप क्या बात करें डिसएंगेजमेंट की चाइना से? ये कैसा है, लोग कैसा आरएसएस कैसा कम बैठी हुई है भाई, वहां पर चीन घुस के बैठा है भारत क्या, और हम बोंगसोंगसू लेक में ऐसा उनसे फ्रेमवर्क करें कि भाई यहाँ एक एरिया बना दिए, ठीक है आपने जाना, मैं अपने घर में नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने घर की जमीन में। सर वो हर 15 दिन 20 दिन में एक मिनिस्टर जाता, अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर जाके आए। 370 के बाद आप कश्मीर को कैसा देखें? क्या बदला कश्मीर में? कुछ नहीं बदला। 15 से हमारे भारत के सिपाहियों को टेररिस्ट उनकी जान ले लिए, सिविलियन किलिंग्स हो गए 20 से 25 वहां पे, पाकिस्तान से ड्रोन्स में हथियार आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप, क्या कर रहे हैं वहां पे आप? कुछ नहीं कर रहे। और आप किसकी बातों में आकर आपने पाकिस्तान से सीज फायर दोबारा साइन किया भाई? किस बुनियाद पे साइन किया आपने सीज फायर को? कौन सा सीज फायर है जो हमारे सिपाही मर रहे वहां पर? एलएसी पे चीन, एलओसी पे पाकिस्तानी हरकत कर रहा है, और आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। क्रिकेट मैच हम बोले मत खेलो, हार गए तो खाली शमी को टारगेट बना रहे आप। क्या है, क्या फॉरेन पॉलिसी है मोदी सरकार की, बताइए आप। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सेडेशन का अगर किसी पे केस लगता तो वायलेंस होना जरूरी है। जो वायलेंस इनेबल सेडेशन कैसा होता बताइए, कैसा सेडेशन केस बुक करते आप? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, अभी एक बेल ऑर्डर आया था 2 दिन पहले, आप देखो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 38 and 39 ऑफ यूएपीए विल नॉट अप्लाई even if you are favoring some terrorist organization। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप मैंने अगर गलत कह रहा हूं तो मैं उसका देख के बोलता हूं, मैं लाइव लॉ में पढ़ा, मैं बोलता नहीं मालूम, बट हमारा सेक्शन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, आप देख लीजिए। तो ये बात करेगी सेडेशन लगा दो, ये लगा दो, और आपके जो मिनिस्टर का बेटा है उनको डेंगू हो गया तो मलेरिया हो गया तो जेल में टहल रहा, आपने चमन में टहल रहा, वो वीडियो वायरल हुआ तो जेल में भिजा दिया उसे। बाप मंत्री है और बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा है, और मोदी जी बोल रहे इंसाफ करेंगे। क्या इंसाफ करेंगे भैया? क्या इंसाफ होगा? थार गाड़ी उसकी बाप की गाड़ी, और योगी बोलते अब्बा जी, अब्बा जान। अब ये अब्बा जान तो क्या करेंगे जो मिनिस्टर बन के बैठे हुए? आप बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मिनिस्टर है, उसके बेटे पे मर्डर का चार्ज है, 4 किसानों को मारने का। अरे मॉरली तो आप उसको रिजाइन कराओ, जब कोर्ट डिसाइड करता उसके बाद आप फैसला लो। मर नहीं दिखाना चाह रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, उसमें भी कास्टिज्म है, क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से, उनका वोट होगा इलेक्शन के लिए, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो अब्बा जान के बेटे को बचा रहे, ये इनके पॉलिटिक्स है। 3 प्रश्न विचारतो। एक लड़ रहे हैं, यूपी में पूरी तैयारी कर रहे हैं, और यूपी में अच्छा खासा हमारा काम भी हो रहा है। कितनी सीटें? कुछ तो टाइम दीजिए, पूरा निकल जाएगा। दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो बात मालूम। मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यहाँ के कॉर्पोरेशन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और उनमें तो पूरे हाँ लड़ेंगे। नहीं, अभी महाराष्ट्र में
महाविकास आघाड़ी की सरकार में नहीं फुलदाबाद में अच्छी जगह है ना, साफ सुथरी जगह है। ऐतिहासिक वजह से यहाँ पर ले रहे हैं। अरे मेरे भाई, हर चीज को आप ऐसा इतना माइक्रोस्कोप में लगा के देखो, दक्षिणी जबान में ऐसा नक्को देखो आप। और दूसरा, सोलापुर में कुछ आपके नगर सेवक जो है, 6 नगर सेवक जो राष्ट्रवादी के स्टेज पर दिखाई दिए हैं कुछ दिन पहले, तो कुछ कार्रवाई होने वाली है? और दूसरा और एक सवाल पूछता हूं। सुनिए, चले गए क्या कर सकते, जान दो, जिसको जाना जाओ, क्यों क्या करने का, हम जाएंगे सोलापुर। और तीसरा, अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी इनमें से किन है, तो अब एमआईएम का और बीजेपी का कुछ नहीं चलेगा। शिवसेना और कांग्रेस का लोगों का कहना है आने वाले के खाब में चिपड़े रहते हैं। आप बीजेपी के साथ जब विधानसभा में छोड़िए ना, बिल्ली के खाब में चिपड़े रहते, मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सर अगर ये तीनों पार्टियां साथ में लड़ेगी, हाँ तो कहाँ सीटें बचेगी? आप तीनों अगर मिलकर काम करें, बोल दिए मिलकर रहते, बोल के क्या होगा, एक मरद सब पे भारी, फिक्र मत करो। बी टीम बोल के विधानसभा में बी टीम बोल के सुनिए, हमारे को बोले कि ओवैसी को मजलिस कोर्ट मत दो, शिवसेना बीजेपी आ जाएगी। चुनाव हो गए तो तीनों शिवसेना कांग्रेस एनसीपी बैठ के निकाह कर लिया। अब मुफ्ती साहब फतवा दे सकते हो, सियासी निकाह कैसा होगा? निकाह कर लिए तीनों, शादी कर ली। तो विधानसभा चुनाव में कुछ फोटो तस्वीरें भी बाहर आई थी ना, खातर साहब के घर में कोई लोग मिले, उनसे बात किए, ऐसे कुछ तस्वीरें भी आई थी सामने बीच में। क्या मिले? बीच में विधानसभा इलेक्शन में आपको मीटिंग कहते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, मिलने के बाद खड़ा नहीं करना है सब। अगर मिले तो घर में मिले ना, उम्मीदवार कैसे मिलते हैं? सुनिए, मिले होंगे तो उसमें बुरी बात क्या है? मगर हम लड़ रहे बीजेपी से, हम लड़ रहे, शिवसेना से लड़ रहे, कल्याणकारी। अच्छा, अभी ये तो वंचित के साथ प्लान है, वंचित के साथ। हाँ बिल्कुल कर। आप ही के लोग आपके साथ पूरी ताकत में है। देखिए, आप जहाँ भी जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आप लॉस हो जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं आप। तो ऐसा क्यों होता है? आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं है? आप दूसरे काम की बात करते हैं, देखिए महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश अभी जो आप कोलकाता में किए, वहाँ की भी बात कर लीजिए। सर कोलकाता में कहा आपने? कोलकाता में कहा? अरे भाई, पहला इलेक्शन सुनिए, पहला इलेक्शन हारने को जरूरी है, हारना हारे ना, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। कितने 5 सीट लड़ा मैं, मगर कितना तूफान खड़ा कर दिए। सुनिए, पहली बार आए, जीते, बहुत सारी सीटें जीते। नांदेड़ में पहली बार अरे ये तो सही, इतना अभ्यास नहीं करे होंगे, भूख लग रही होगी, मालूम तो मेरे को बोल रही है, मेरे को भी भूख मिटा दीजिए अपने। हम 5 सीट लड़े, नहीं जीते, कोई बात नहीं, मगर कितना तूफान खड़ा करे, ऐसा देखा कि आसमान तक फिर गिरने वाला है। मगर वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लोगों को ले रही, वही कांग्रेस इनको बोल रही जो हमको बोलती थी, वही ममता बनर्जी कांग्रेस को बोल रही जो हमको बोलती थी। तो ये क्या डीलिंग हो गई इन लोगों की? ये क्या डीलिंग है बताइए? आसाम के कांग्रेस लीडर को ले लिए, क्या हुआ बताइए फिर? और गोवा में जाके ममता बनर्जी मीटिंग को एड्रेस कर रहे, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे, वही बिहार में हम 19 सीट लड़े, 5 जीते, 9 पे लालू कांग्रेस जीते, 6 पे एनडीए जीता। कितना तूफान मचा है, अब दोनों लड़ रहे, तो क्या है भाई ये होली अलायंस है क्या? सवाल मेरा ये देखिए, मुसलमान आपके साथ है, आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप कौम की बात करते हैं, आप बात करते हैं, लोग आपके साथ हैं। आपकी गलतफहमी दूर कर दे रहा हूँ। आप लोग सिर्फ मुसलमान को नहीं, मेरे साथ दलित भी है, मेरे साथ आदिवासी भी है, मेरे साथ हर वो आदमी है जो एक साथ पसंद करता। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। और आप चेंज देखते जाएंगे, और चेंज होगा इंशाल्लाह। ये टर्नआउट में नहीं दिखता, इसीलिए नहीं, अरे टर्नआउट में भी दिख रहा भाई। देखिए, 21 साल के शिवसेना को एमपी को कौन हराए? कांग्रेस हराई, एनसीपी हराई,
औरंगाबाद की जनता हरा दी उनको। तो ये भी तो फैक्ट है ना। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके काफी गवर्नमेंट को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनको ओबीसी से मोहब्बत है तो 50% लिमिट को ब्रीच करिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए, बिल लेकर आइए पार्लियामेंट में, क्योंकि जो समाज का 50% है उसको 27% कैसा मिलेगा रिजर्वेशन।